हाँ दोस्तों, बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ठीक है। वालेकुम सलाम टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, हेलो। आज के सेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10th का चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर एक्चुअली जो आपका 10th का सिलेबस था उसमें से भी कैंसिल हो गया था। इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर को अपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, है ना। तो अब इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा सारी चीजें, है ना। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में ये वाला चैप्टर सिलेबस से कैंसिल हो गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर छूटा हुआ है ना। तो जो भी क्लास 10th वाले बच्चे थे वो लोग बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें बच्चों। जो चैप्टर का नाम है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब क्या इस चैप्टर का जो टाइटल है, पहले उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। कंट्रोल, किसी भी चीज पर कंट्रोल पाने का क्या मतलब किसी भी चीज को डायरेक्ट करना, उसको स्टार्ट करना, उसको स्टॉप करना, उसके ऊपर कब्जा करना। जैसे मान लीजिए हमें चल करके जाना है, तो हम कैसे चल करके यहां से वहां तक जाएंगे? अपने पैरों की मदद से। लेकिन पैर के ऊपर कोई एक सिस्टम है जिसका कंट्रोल है, एंड दैट इज आवर नर्वस सिस्टम। सो ये बात याद रखना है कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कंट्रोल्ड फंक्शंस हैं। उनको कोई ना कोई सिस्टम है अपने बॉडी में, जो नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल करना मतलब उसको रेगुलेट करना, उसको अपने हिसाब से चलाना। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों? जब कई अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स एक साथ मिल करके, है ना, कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल मैं इस तरीके से भी देता हूं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आप फील्डिंग कर रहे हैं और बॉल बैट्समैन ने बहुत ऊपर हाइट पर मारा है और अब आपको दौड़ करके उस बॉल को कैच करना है। तो अब यहां पर आपको पहले तो आपको स्पीड ऐसे रखना है कि आप बॉल तक पहुंच जाएं, आप बॉल के आगे भी नहीं पहुंचे, आप बॉल के पहले भी नहीं रह जाए। तो इतनी स्पीड से भागना है। प्लस आपकी आईज उस बॉल के ऊपर रहनी चाहिए, आपकी आंख भी काम कर रही है, प्लस आपका हाथ भी काम कर रहा है। तो बॉडी के कई पार्ट्स एक साथ मिल करके एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और उन सारे ऑर्गन्स का जो सिस्टमैटिक एक्चुअल में एक साथ मिल करके काम करना है ना बच्चों, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये टाइटल का नाम मैंने समझा दिया, कंट्रोल क्या है एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक अपना टिश्यू वाले चैप्टर में रह गया था, है ना, नर्वस टिश्यू। उसको हम लोग यहां पर नहीं मिस करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर बोला था कि आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ये टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए बात उस टिश्यू के बारे में करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात यहां पर मैं लिख देता हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स हैं जो कवर करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम एंड दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, या इसी को हम लोग हार्मोनल सिस्टम कह देते हैं। इट्स कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनल सिस्टम। तो बच्चों दो सिस्टम्स हैं जो सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा जो हार्मोनल सिस्टम है या उसी को एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सिस्टम अपने बॉडी में ये सारे काम को करता है। नर्वस सिस्टम is made up of a special type of tissue and that tissue is called as nervous tissue. याद रखिएगा बच्चों, नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ है। इस टिश्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चंस या चैट बॉक्स में बाद में लिखिएगा। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुन लीजिए सारी चीजें। जो नर्वस टिश्यू है बच्चों, जो नर्वस टिश्यू है उसमें यूजुअली बच्चे सोचते हैं या बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो बस एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि न्यूरॉन्स हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, बट अबाउट 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अनदर काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज
द न्यूरोग्लियल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। तो याद रखिएगा ये बात, सभी लोग याद रखें कि नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स तो हैं, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि न्यूरॉन्स are present in the nervous tissue. Neurons make up the nervous tissue, but not only neurons, there is another kind of tissue or another kind of cells actually, and they are called as the neuroglial cells, or you can call it as the supporting cells. शायद नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसे सेल्स हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। तो पूरे नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन्स तो बना रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के साथ साथ एक और टाइप के सेल्स हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं या सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। उनके बारे में डिटेल में अभी अपने को नहीं बात करना है बच्चों, आप हायर क्लास में क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर उनके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। वो कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट्स हैं, जैसे माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, है ना। बट अभी बस ये बात समझ लीजिए कि नर्वस टिश्यू में दो टाइप के सेल्स है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। अब बच्चों ये जो न्यूरॉन्स हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि दे आर कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, किसका बच्चों? नर्वस सिस्टम का। यहां पर लिख देते हैं न्यूरॉन्स, दे आर द स्ट्रक्चरल, ये क्या है बच्चों? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं न्यूरॉन का, बहुत ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। न्यूरॉन में क्या क्या चीजें, ये देखिएगा बच्चों, ये पहले मैं सेल बॉडी बना रहा हूं यहां पर, दिस इज द सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद ये जो स्ट्रक्चर पूरा हमने यहां पर बनाया है, दिस इज एक्चुअली द एक्सॉन। ये जो लंबा स्ट्रक्चर हमने दिखाया है ना, ये क्या है बच्चों? ये एक्सॉन है। ये जो एक्सॉन है बच्चों, ये एक्सॉन एंड अप हो जाता है किसमें? इनटू नर्व एंडिंग्स। ये देखिएगा, ये नर्व एंडिंग्स है बच्चों, इस तरीके से ये एंड अप हो जाते हैं इनटू नर्व एंडिंग्स, है ना। ये पहले बना लेता हूं, फिर एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा बच्चों। ये नर्व एंडिंग्स है, ये न्यूरॉन का एंड पॉइंट्स है, दीज आर दी नर्व एंडिंग्स, है ना। ये नर्व एंडिंग्स स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो सेल बॉडी है, इससे कुछ ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, और इन ब्रांचेस को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? डेंड्रॉन सिंगुलर में, और प्लूरल में डेंड्राइट्स कह देते हैं। सो दीज आर द डेंड्रॉन्स और द डेंड्राइट्स, यू कैन से, है ना। ये छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जो सेल बॉडी से अराइज होते हैं, लेकिन जो बड़ा ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो एक्सॉन है बच्चों। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस, और उसके अलावा ये एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग है बच्चों। इस कवरिंग को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, और ये माइलिन शीथ एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो माइलिन शीथ बनाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस दिखा रहा हूं ना, ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जो माइलिन शीथ बना रहा है। इस सेल को हम लोग श्वान सेल कहते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा बच्चों, माइलिन शीथ पूरे न्यूरॉन को ढकी हुई नहीं होती है, कुछ कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, बीच बीच में देखिए बच्चों, उन्हें हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर कह देते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, उन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कह दिया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहां पर, ये हमने एक न्यूरॉन का एक डायग्राम बना दिया बच्चों। अब इसको लेबल कर देते हैं, ये क्या है बच्चों? ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन। इसका प्लूरल क्या है बच्चों? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, है ना बच्चों। ये क्या चीज है? ये सेल बॉडी है, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी के और भी कई नाम है, जैसे इसे साइटोन भी कह देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोन। इसके और भी कई नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये क्या चीज नजर आ रही है बच्चों? ये सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। अच्छा, ये पूरा क्या है बच्चों? दिस होल थिंग इज एक्चुअली द एक्सॉन। ये पूरी चीज क्या है? एक्सॉन है।
मतलब ये कंप्लीट, ये जो पूरा लंबा ब्रांच है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, इसे हम लोग एक्सॉन कह देते हैं। इसको पूरा ऐसे करके दिखा देता हूं बच्चों, दिस इज द एक्सॉन। अच्छा, ये जो कवरिंग है, ये जो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग है बच्चों, इस कवरिंग को हम लोग माइलिन शीट कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। इन सब के बारे में बताऊंगा, सबर करिएगा, थोड़ा सा बना लो, इसको लेबल कर दूं साथ में। अच्छा, उसके अलावा ये जो बीच बीच जहां पर माइलिन शीट नहीं है, उन जगहों को हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर कह देते हैं, रोड्स ऑफ रैनवियर। अच्छा, ये क्या चीजें हैं बच्चों, ये नर्व एंडिंग्स हैं, दीज आर नर्व एंडिंग्स, दीज आर नर्व एंडिंग्स। ये बच्चों पूरा एक न्यूरॉन को हमने लेबल कर दिया है। अब देखिएगा, किसी भी न्यूरॉन के अंदर तीन मेन पार्ट्स हैं, द सेल बॉडी, द डेंड्राइट्स, द स्मॉल ब्रांचेस व्हिच आर अराइजिंग कॉल्ड एज डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, और एक बड़ा ब्रांच बच्चों जिसे एक्सॉन कहते हैं। सो न्यूरॉन के अंदर तीन मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड द लॉन्ग ब्रांच कॉल्ड एज एक्सॉन। द एक्सॉन इज कवर्ड, एक्सॉन ढका हुआ है, कवर हुआ है, किससे बच्चों, माइलिन शीट से। माइलिन शीट का काम क्या है, इंसुलेशन का। इंसुलेट करना मतलब यहां से सिग्नल्स को लॉस होने से रोकना। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट है, नहीं पाई जा रही है, ऐसे जगहों को नोड्स ऑफ रैनवियर बोला जाता है, नोड्स ऑफ रैनवियर। ये माइलिन शीट को बनाते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल्स जिन्हें श्वान सेल्स कहा जाता है, SCH। बच्चों यहां पर इसको लेबल कर देता हूं, ये जो सेल है ना, दैट इज SCHWANN, श्वान सेल। यही सेल इस कैटेगरी में आते हैं, सपोर्टिंग सेल वाले कैटेगरी में, जो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट बना रहे हैं। सो याद रखिएगा, किसी भी न्यूरॉन के तीन मेन पार्ट्स, द सेल बॉडी, द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। सेल बॉडी मेन पार्ट है न्यूरॉन का, कोई भी न्यूरॉन बगैर सेल बॉडी के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वहीं सेल बॉडी में ही है। सो विदाउट सेल बॉडी नो न्यूरॉन कैन एग्जिस्ट। आप सोच रहे होंगे सर क्या डेंड्रॉन के बगैर कोई न्यूरॉन एग्जिस्ट कर सकता है? यस बच्चों। क्या एक्सॉन के बगैर कोई न्यूरॉन एग्जिस्ट कर सकता है? यस। क्या एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों ही नहीं हो तो क्या न्यूरॉन एग्जिस्ट कर सकता है? यस। लेकिन क्या सेल बॉडी अगर नहीं हो तो न्यूरॉन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सवाल भी पूछा जा चुका है 11th एंट्रेंस के टेस्ट में, हालांकि 2012-13 बहुत पहले, मतलब 7-8 साल पहले पूछा जा चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अगर नहीं हो तो न्यूरॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? द आंसर इज सेल बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा बच्चों, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं यहां पर आपको बताता हूं जो सिर्फ न्यूरॉन में पाए जाते हैं, न्यूरॉन के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कह देते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। ये देखिए बच्चों, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये निसल्स ग्रेन्यूल है। ये सेल बॉडी में भी पाए जा रहे हैं और डेंड्रॉन में भी पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है, इसको लेबल यहां पर करता हूं बच्चों, देखिएगा, निसल्स, NISSLS, निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन में पाया जाता है, न्यूरॉन के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाता है। निसल्स ग्रेन्यूल ये किससे बना हुआ है बच्चों? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER प्लस ये बना हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से। तो इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम के ऊपर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपटे हुए होते हैं बच्चों। तो याद रखना है ये बात कि निसल्स ग्रेन्यूल कहां पर पाया जाता है? सेल बॉडी में और डेंड्रॉन में, लेकिन एक्सॉन में नहीं पाया जाता है बच्चों। इट इज प्रेजेंट इन द सेल बॉडी एंड द डेंड्रॉन, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन। इसका काम क्या है बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस का। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन्स बनाई जाती है न्यूरॉन में इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स या और भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कौन बना रहा है वो? निसल्स ग्रेन्यूल। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो ये एक स्ट्रक्चर तो ये बता दिया, एक और चीज न्यूरॉन में पाई जाती है, ये लंबे लंबे ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स को कहते हैं न्यूरोफाइब्रल्स। ये पूरे न्यूरॉन में हर जगह पाए जाते हैं।
ये देखिएगा रेड कलर के मैं धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं ना, ये एक्सॉन में भी दिखा रहा हूं, डेंड्रॉन में भी और सेल बॉडी में भी। इसको कहते क्या है? इनको बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। नाम से समझ में आ रहा है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन में, फाइब्रिल्स मतलब फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर। तो न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, उनके सेल बॉडी में, उनके डेंड्राइट्स में, उनके एक्सॉन में। न्यूरोफाइब्रिल्स, इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। न्यूरॉन के अंदर अंदर कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो यही न्यूरोफाइब्रिल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या बच्चों न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर, दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो न्यूरॉन में पाए जा रहे हैं वो समझ गए ना? एक निसल्स ग्रेन्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना हुआ है, और दूसरा क्या बच्चों? न्यूरोफाइब्रिल्स जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अच्छा बच्चों, एक और बात यहां पर समझा दूं, एक ऐसा भी स्ट्रक्चर है जो बाकी सारे सेल में पाया जाता है लेकिन न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनल है, एंड द आंसर इज सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन्स। ये एब्सेंट होते हैं बच्चों कहां पर? न्यूरॉन्स में। देयरफॉर, है ना, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन्स, देयरफॉर दे कैन नॉट डिवाइड। इसी वजह से ये डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिवाइड। बच्चों न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते, एक बार बन जाते हैं उसके बाद नए न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे। बच्चों सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है इसीलिए। बच्चों यही तो रीजन है, यही तो रीजन है कि हमेशा बोला जाता है सर की चोट से बचना चाहिए, क्योंकि सर पर चोट लग गई तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो मर जाएंगे और मरे हुए न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनने वाले। तो न्यूरॉन्स मर गए मतलब ब्रेन का एक पार्ट का काम करना बंद हो गया, बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सर पर हेलमेट पूरा पहना जाता है ताकि सर बचाना है। और सर की चोट जल्दी सही भी नहीं होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स अगर खराब हो गए तो रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यूरॉन्स मर गए तो नए न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे। रीजन, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। बात सभी को समझ में आ गई? तो एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनल है, एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनल है जो यहां एब्सेंट होता है, एंड दैट इज सेंट्रियोल्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए सभी लोग क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जो भी मटेरियल सेल के अंदर, क्या खाना पीना, जो भी सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने, वो सब ट्रांसपोर्ट करता है न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है बच्चों, कहां लिपटे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के ऊपर लिपटा हुआ होता है निसल ग्रेन्यूल बनाने के लिए। सर माइलिन शीट नोड्स पर एब्सेंट क्यों होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, दो तरीके का मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। एक लीनियर ट्रांसमिशन, जब न्यूरॉन के अंदर अंदर मैसेज जा रहा है, दिस इज लीनियर, ऐसे डायरेक्ट रास्ते से जाएगा। और दूसरा, जब जल्दी किसी मैसेज को पहुंचाना है तो वो जंप कर करके जाता है। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से नोड्स ऑफ रैनवियर से जंप कर करके जाता है जब मैसेज तेज पहुंचाना होता है। तो जब वो जंप कर करके जाता है तो नोड्स ऑफ रैनवियर के थ्रू जाता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये बात सभी को समझ में आ गई? यस, पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स, लगभग हमारा ब्रेन ईच एंड एवरी, मतलब एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन इंडिविजुअल में के ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो आई होप बच्चों ये न्यूरॉन के बारे में कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा टिश्यू वाले चैप्टर से बचा हुआ था, इस टॉपिक को हमने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया। अब बता दीजिए तुरंत, क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों? व्हाट इज साइनैप्स अभी बताऊंगा, अभी न्यूरॉन के बारे में बात कर रहा था, कनेक्शन अभी डिस्कस नहीं किए। बताइए बच्चों, कोई डाउट अगर है तो क्विकली पूछ लीजिए, नहीं तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बॉडी पार्ट्स में न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते क्या? हाँ, पूरे बॉडी में फैले हुए न्यूरॉन्स, ब्रेन में भी है, ब्रेन से न्यूरॉन्स निकले, बॉडी के हर हिस्से में जहां जहां आपको महसूस होता है, जो भी चोट महसूस होती है, टच महसूस होता है, समझ लीजिए न्यूरॉन्स। सर हम मैसेज फास्ट कैसे पहुंच सकते हैं? हम मैसेज फास्ट कैसे पहुंच सकते हैं? बेटा क्लियर लिखो तुम शबाना, तुम बाद में शिकायत करती हो कि सर हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, तुम साफ तो लिखो, समझ में तो आए क्या पूछना चाह रही हो। सर RER पर होते हैं राइबोसोम्स। यस,
राइबोसोम्स के ऊपर लिपटे हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। क्या बातें सभी को क्लियर है? बिल्कुल। क्या आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? एक बार क्विकली चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए अगर सबको बातें क्लियर हो गई। डेंड्रॉन वर्क क्या करते हैं? डेंड्रॉन्स का काम है मैसेज को सेल बॉडी के तरफ लाना, और एक्सॉन का काम है मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब और आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं अबाउट दी कंडक्शन थ्रू अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के थ्रू मैसेज कैसे पास होता है, कैसे कंडक्ट होता है ना, पूरा कंडक्शन पाथवे मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों। ध्यान दीजिएगा अब यहां पर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन। कंडक्शन एंड कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन। बच्चों, कंडक्शन और कनेक्शन के बारे में मैं आपको समझा। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट या मैसेज का आगे ट्रेवल करना, उसे कंडक्शन कहते हैं, है ना। एंड कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अब ध्यान दे लीजिए, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, है ना। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स फिक्स है? नहीं फिक्स्ड है बच्चों, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। न्यूरॉन का नंबर ब्रेन में भी अलग अलग हो सकता है। ब्रेन कैंसर में क्या होता है, सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों? कोई बता सकता है ब्रेन कैंसर या ट्यूमर में? न्यूरॉन्स के अंदर तो बोल दिया कि सेंट्रियोल्स नहीं है, फिर ट्यूमर कैसे हो रहा है? ट्यूमर में तो अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है सेल्स का। ये मेरा ही पूछा हुआ सवाल है, पहले मैंने सेल वाले चैप्टर में आपसे पूछा होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर न्यूरॉन्स के अलावा और भी सेल्स हैं जिनके पास सेंट्रियोल पाया जाता है, जो एक्चुअल में ट्यूमर कॉज करते हैं। The neurons could not divide because they do not have centrioles, but there are other tissues, there are other cells in this tissue, and they are neuroglial cells. Yes, बच्चों, तो याद रखना है बच्चों। Now pay attention students, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब सपोज समझिएगा बच्चों, एक न्यूरॉन का एक बहुत सिंपल सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, और इस डायग्राम के मदद से एक न्यूरॉन का कार्टून स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी में से ये डेंड्रॉन निकला हुआ है। ये सब क्या है बच्चों? ये डेंड्रॉन। और एक्सॉन भी बना रहा हूं, ये देखो बच्चों, ये एक्सॉन है। और एक्सॉन में से ये क्या निकला हुआ है? ये नर्व एंडिंग निकला हुआ है। समझ गए? एक और न्यूरॉन दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहां पर एक और न्यूरॉन यहां दिखा रहा हूं। एक और न्यूरॉन ये रहा। इस न्यूरॉन में भी ये देखिए बच्चों, ये सेल बॉडी हमने दिखा दिया है, दिस इज सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में ये डेंड्रॉन हमने दिखा दिए हैं, दिस इज डेंड्रॉन, है ना। और फिर एक दूसरा न्यूरॉन है, मतलब इस दूसरे न्यूरॉन का ये एक्सॉन है। एक्सॉन से इस तरीके से ये नर्व एंडिंग निकली हुई है। अब इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, है ना, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना, दोनों अटैच्ड नहीं है, दोनों के बीच में गैप बना है बच्चों। हो सकता है आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये एक न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप बनाया हुआ है। सर कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब उनके न्यूरॉन्स ज्यादा तेजी से फायर करते हैं, है ना, उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत जल्दी मतलब चीजों को परसीव करते हैं, यही है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। नाउ ऑन द पॉइंट बात करते हैं। क्या मैं बता रहा था बच्चों? ये दो न्यूरॉन हमने बनाया है, दो न्यूरॉन का कार्टून स्ट्रक्चर बनाया है, और इन दोनों न्यूरॉन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट या टच नहीं है, उसके बीच में गैप है। तो ये जो एक कनेक्शन है, ये एक्चुअल में फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फंक्शनल कनेक्शन है। दोनों फंक्शनली कनेक्टेड है, फिजिकली नहीं अटैच्ड है, दोनों के बीच में गैप है ना। और इस कनेक्शन को, ये जो दो न्यूरॉन, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्वेश्चंस बाद में पूछेगा, अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान दीजिए, इंक्रीज होगा नहीं होगा, अब यहां ध्यान दीजिए। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। अब बाद में पूछेगा सवाल, अब जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये दो न्यूरॉन के बीच का ये जो रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोला जाता है साइनैप्स या सिनैप्स कह सकते हैं। सो व्हाट इज अ सिनैप्स? It is the functional connection between two neurons. दो न्यूरॉन के बीच का एक फंक्शनल कनेक्शन को साइनैप्स या सिनैप्स कहते हैं।
और ये कनेक्शन एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में होता है। ये कनेक्शन सिनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच का कनेक्शन। और याद रखिएगा, सिनेप्स इज द फंक्शनल कनेक्शन, इट इज द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का यह फंक्शनल कनेक्शन। और ये कनेक्शन किसके किसके बीच में बच्चों? ये कनेक्शन एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच का है। याद रखिएगा बच्चों, साइनैप्स में एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का क्या बच्चों? डेंड्रॉन। इन दोनों के बीच का कनेक्शन है सिनैप्स। इसको अगर आप चाहेंगे बच्चों तो मैं और एनलार्ज करके भी मैं दिखाता हूं बच्चों। ये देखिएगा, ये सपोज कर लीजिए ये एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है। सपोज दैट दिस इज द नर्व एंडिंग। और एक दूसरे न्यूरॉन का, ये देखिए बच्चों, ये एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन दिखा रहा हूं ये मैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये देखिएगा बच्चों, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन है। और इन दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन, बीच में गैप है बच्चों, ये जो कनेक्शन है ना, इसी कनेक्शन को सिनैप्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर मैसेज कैसे ट्रैवल करता है? इस न्यूरॉन से नीचे वाले न्यूरॉन के बीच में मैसेज का कंडक्शन कैसे होता है? अब चाहे तो मैं इसको और एनलार्ज करके दिखा दूं, इसको और एनलार्ज पूरा, ये मान लीजिए ये पूरा नर्व एंडिंग है ना, ये ऐसे करके उसको और एनलार्ज कर दिया ताकि मैं चीजों को समझा सकूं बच्चों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सिनैप्स दिखा दिया, उसी सिनैप्स को एनलार्ज करके यहां पर दिखा दिया है। अब सुनिएगा बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। एक न्यूरॉन के अंदर अंदर, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, अगर मैसेज का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन के अंदर अंदर होना होता है तो इट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। किस फॉर्म में बच्चों? इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक न्यूरॉन के अंदर अंदर मैसेज ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है तो बीच में तो गैप है, तो वो गैप के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो नहीं ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप ये समझिए, इंपल्स का मतलब मैसेज, इलेक्ट्रिकल मैसेज है ना, ये एक न्यूरॉन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल मैसेज ट्रेवल करता है, या उसी को इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सिनैप्स तक आता है ये मैसेज, अब यहां पर गैप है, यहां से मैसेज ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कोई, मान लीजिए फैन का मैंने प्लग यहां लेकर के मैं रखा हूं और स्विच बोर्ड दूर है, मैं चाहूंगा कि इसके प्लग में स्विच बोर्ड से अपने आप करंट आ जाए, आ जाएगा क्या? बीच में गैप है, नहीं आएगा। तो फिर यहां मैसेज है ना, यहां मैसेज कैसे ट्रेवल करेगा बच्चों एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक? यहां तो गैप है, सिनैप्स के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होगा मैसेज? अब सुन लीजिए बच्चों, यहां पर जो नर्व एंडिंग है उसमें कुछ पैकेट्स ऐसे भरे हुए होते हैं, और इन पैकेट्स को हम लोग साइनैप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, साइनैप्टिक वेसिकल्स। और इन पैकेट के अंदर बच्चों कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, और इन केमिकल्स को हम लोग एक बहुत स्पेशल नाम देते हैं बच्चों। इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर नाम से समझ में आ रहा है, ये ट्रांसमिट करेगा, क्या ट्रांसमिट करेगा? मैसेज। तो याद रखिएगा बच्चों, यहां पर ये जो साइनैप्स है आ करके अपने केमिकल को इस स्पेस में रिलीज कर देता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रिलीज हुआ, ये मैसेज को अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन तक पहुंचाता है। ये देख लीजिए बच्चों, तो मैसेज एक न्यूरॉन से आया, साइनैप्स के थ्रू मैसेज केमिकल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ। इस केमिकल को कह क्या रहे हैं बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। और एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, CHOLINE, एसिटाइल कोलिन। ये केमिकल का नाम है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है जो सबसे कॉमन।
तो अब सुनिएगा बच्चों, जब कभी भी मैसेज एक न्यूरॉन के अंदर अंदर ट्रेवल होना होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अगर आपसे कोई पूछ ले मैसेज साइनैप्स के थ्रू कैसे पास होगा या इंपल्स साइनैप्स के थ्रू कैसे पास होगा, तो आपको बोलना है केमिकल फॉर्म में। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। एक एग्जांपल बताओ, एसिटाइल कोलिन। याद रखेंगे बच्चों। फिर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन में जो मैसेज पहुंचा, ये वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आगे बढ़ जाएगा। इस न्यूरॉन के अंदर अंदर फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ये मैसेज आगे बढ़ेगा, और जैसे ही नर्व एंडिंग तक पहुंचा, फिर से दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएगा बच्चों? अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, आई मीन साइनैप्स के थ्रू केमिकल इंपल्स, फिर अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो सुन लीजिए बच्चों, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि एक न्यूरॉन के अंदर अंदर मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। आपसे कोई ये पूछ ले साइनैप्स के थ्रू या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, आपको बोलना है केमिकल इंपल्स। और कहीं आपसे कह दे अपने पूरे नर्वस सिस्टम में मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, तो दोनों को मिला दीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के फॉर्म में या इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस के फॉर्म में। या बात सभी लोग समझ गए बच्चों? कितनी बढ़िया बात हमने आपको बता दी है। एक न्यूरॉन के अंदर अंदर मैसेज का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या साइनैप्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन केमिकल फॉर्म में होता है, और अगर पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में बोल दिया जाए तो मैसेज का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है। अब बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्विकली, क्या किसी को कोई डाउट है जो अभी मैंने बात समझाई? एक न्यूरॉन के अंदर अंदर मैसेज का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज का ट्रांसमिशन केमिकल फॉर्म में या केमिकल इंपल्स के फॉर्म में, और पूरे नर्वस सिस्टम में मैसेज का ट्रांसमिशन, दोनों मिला दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। जैसा सवाल वैसा आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इफ इट इज ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी, अगर क्या स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है मिली सेकेंड्स में, इट्स इन मिली सेकेंड्स, साइज इंक्रीज हो सकता है। काहे तुम बार बार की बातें जो है पूछ रहे हो भाई? अगर छोटा बच्चा होगा, जब उसका ग्रोथ हो रहा होगा तो ब्रेन का साइज इंक्रीज होगा। एक एज के बाद लगभग कहा जाता है कि अबाउट 5.5 से 6 साल के बाद जो ब्रेन है उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है। और कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हाइड्रोसेफेली बोलते हैं, वो बीमारी में हेड का साइज बड़ा हो जाता है, उसके अलावा नहीं। न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन बता दो, न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन होगा, न्यूरॉन्स का क्या ट्रांसमिशन? न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन होगा, न्यूरॉन का ट्रांसमिशन क्या होगा? ठीक है बच्चों, ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर ये बात सभी को क्लियर हो गई कि मैसेज का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंपल्स, और पूरे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के फॉर्म में। सारा सगीर बेटा, आप मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे हो सारा सगीर। अगर क्लास बेटा डाउट्स पूछने हैं तो स्टार्टिंग में सब बता चुका हूं कि कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स हैं, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं। अब फिर वही पूरी चीज रिपीट करूं? इसी वजह से कहा जाता है कि टाइम पर आओ। अभी अभी कुछ नवाब लोग जो है आ रहे हैं, प्रेजेंट सर लिख रहे हैं आधे घंटे की क्लास के बाद, तो तभी जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग से इस तरीके से बताई जाती हैं कि आपके मन में कोई डाउट ना आए। तो वो बातें हम बता चुके हैं बेटा, तो एक बार जाकर के पहले देखिए स्टार्टिंग से चीजें। न्यूरॉन्स कैसे, न्यूरॉन्स नहीं डिवाइड करते हैं हमें पता है, बट कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच में एक साइनैप्स होता है, लेकिन एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से साइनैप्स या कनेक्शंस बना सकता है। वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अनदर न्यूरॉन, बट one neuron may be connected to about 10,000 different neurons. You could imagine. Students, 100 billion neurons है ब्रेन में, एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड हो सकता है, तो ये सर्किट कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
है ना। इसी वजह से आज तक इस सर्किट का मैप कोई भी नहीं बना पाया है। 2010 में जब यूएस के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बहुत सारे कंट्रीज से अलग अलग न्यूरो साइंटिस्ट को बुलाया था और उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कनेक्टोम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का यही काम था कि सर्किट को रिजॉल्व करना, सर्किट को सॉल्व करना। But you could imagine each neuron is connected to 10,000 other neurons, and in total there are 100 billion neurons. It's very difficult to decipher out the whole connection. तो इस वजह से बच्चों ये बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है बच्चों, आई होप अगर ये सभी बातें सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग और आगे चलते हैं और अब हम लोग पाथवे ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज टच किया, मैसेज जनरेट हुआ, तुरंत ब्रेन तक पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पार्टिकुलर रूट होता है, एक पार्टिकुलर रास्ता होता है जिसके जरिए वो मैसेज ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचता है। If it means that more than 10,000 synaptic knobs are present in the neuron, yes, 10,000 से नहीं, एक उल्टा आप समझ रहे हैं, एक न्यूरॉन से 10,000 दूसरे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हो सकते हैं। तो वो एक न्यूरॉन के जो बेसिकली ये डेंड्राइट्स हैं, उन डेंड्राइट्स के 7 बच्चों अलग अलग न्यूरॉन के सेल बॉडीज साइनेप्टिक नॉब्स या नर्व एंडिंग्स कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी रिसर्च के लिए आगे भी टाइम छोड़ दीजिए। अभी हम लोग जो अपने सिलेबस में चीजें हैं पहले उसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं, इस पार्ट को। यहाँ पर जो हमने लिखा है अब उसका स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा बाद में। अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब बाद में सवाल पूछिएगा, अब बाद में हम लोग उसका आंसर सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाथवे ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो इम्पल्स है, जो मैसेजेस हैं, उनके ट्रांसमिशन का रास्ता क्या है ना, उनके ट्रांसमिशन का रास्ता क्या है, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसको भी एक कार्टून डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, है ना, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ये इस चीज का मिसकॉन्सेप्शन आपका सही कर रहा हूं मैं बच्चों, जो आप लोग ये बात सोचते हैं कि कोई चीज टच हुई और मैसेज तुरंत ब्रेन तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक रास्ता है जिसके जरिए वो मैसेज या वो इंपल्स पहुंचता है अपने ब्रेन तक, उस रास्ते के जरिए। तो उसी रास्ते के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से अब यहां पर देखिएगा। इसकी हेडिंग में लिख देता हूं बच्चों, पाथवे ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन। इंपल्स ट्रांसमिशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में, है ना, पूरे इंपल्स के ट्रांसमिशन का पाथवे क्या है। तो देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें यहां पर आप सीखेंगे। सपोज कर लीजिए ये अपना ब्रेन है, दिस इज आवर ब्रेन। इस ब्रेन से कनेक्टेड है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं ना बच्चों, हमारे बैकबोन में ये जो पीछे की हड्डी है, इस हड्डी के अंदर ब्रेन से निकला हुआ एक स्टेम है जो पूरे बैकबोन के अंदर बिछा हुआ है। सो याद रखिएगा, उसको किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये नीचे लिख देता हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इस स्पाइनल कॉर्ड से अब ऐसे समझ लीजिए जैसे यहां पर एक ऑर्गन भी दिखा दे रहा हूं, या इसको और थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूं ताकि ये रास्ता बड़ा दिखे बीच में। ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है और ये कोई सेंस ऑर्गन है। दिस इज अ सेंस ऑर्गन। मान लीजिए स्किन है अपनी, या कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है। ये बाहर से मैसेज को सेंस करता है। बाहर से ये क्या काम कर रहा है बच्चों, बाहर से मैसेज को सेंस कर रहा है। जैसे हमें सर्दी लग रही है, तो सर्दी हमें जो लग रही है या गर्मी लग रही है, बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से मेरे स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं जो उसको सेंस कर रहे हैं। तो सेंसरी ऑर्गन चीजों को, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। सेंस करके वो मैसेज को कि कहां भेजते हैं बच्चों, वो स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं एक न्यूरॉन के जरिए, और इस न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कह देते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ सेंसरी न्यूरॉन। तो अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले कि कौन सा न्यूरॉन है जो
इंपल्स या मैसेज को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन। याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को सेंस ऑर्गन से कहां तक लेकर के आता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इस मैसेज को कहां पर ले जाते हैं बच्चों? इस मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं, और ब्रेन में चीजों की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होना मतलब बच्चों, मतलब सोचा समझा जाता है, और सोचने समझने के बाद वापस से एक रिप्लाई आता है, और ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है, और ये रिप्लाई स्पाइनल कॉर्ड के पास ही आता है, और स्पाइनल कॉर्ड के पास आने के बाद ये रिप्लाई एक स्पेशल न्यूरॉन के जरिए हमारे बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स तक आता है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जो काम करने वाले, जिसके पास ऑर्डर आएगा, इफेक्टर ऑर्गन। जैसे काम कौन करेगा? फॉर एग्जांपल मसल्स, तो हमारे मसल्स के पास एक ऑर्डर आता है, जो कौन भेजा है बच्चों? ब्रेन, और ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा। स्पाइनल कॉर्ड से एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन के जरिए वापस से आंसर आया है मसल्स के पास या इफेक्टर ऑर्गन के पास, और जिस न्यूरॉन के जरिए आया है उसे मोटर न्यूरॉन्स बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। सो वो न्यूरॉन जिसके जरिए वापस से आंसर आया, दैट इज अ मोटर न्यूरॉन। कहां वापस आंसर आया बच्चों? इफेक्टर ऑर्गन्स तक। इफेक्टर ऑर्गन का एग्जांपल, जैसे मसल एक इफेक्टर ऑर्गन है, या हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो इफेक्टर ऑर्गन है, तो उनके पास ब्रेन से ऑर्डर आ सकता है। लेकिन ब्रेन से डायरेक्ट नहीं, ब्रेन से ऑर्डर पहले आएगा कहां? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो ऑर्डर मोटर न्यूरॉन के जरिए उस इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। तो मैसेज का रास्ता, नॉर्मल रास्ता क्या आपने सीखा? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, ब्रेन से बैक टू द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन और टू द मसल्स। बच्चों, क्या ये रास्ता, क्या ये नॉर्मल पाथवे आप सब लोगों ने समझ लिया, सीख लिया? मैसेज कहां से बच्चों? सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट हुआ, कहां भेजा गया? स्पाइनल कॉर्ड तक। किसके जरिए? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां गया? ब्रेन तक। ब्रेन में क्या हुआ? उस मैसेज की प्रोसेसिंग, सोचा समझा गया, और फिर रिप्लाई आया किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। किसके पास? टू द इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स। किसके, कौन लेकर के आया मैसेज? मोटर न्यूरॉन। आई होप बच्चों यहां तक की बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। अब ये तो नॉर्मल पाथवे था इंपल्स के ट्रांसमिशन का। कभी कभी कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें रिस्पांस बहुत जल्दी चाहिए होता है, और उन जल्दी रिस्पांस या जल्दी असर करने के लिए एक शॉर्टकट पाथवे भी, एक शॉर्टकट रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं स्कूल में मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपका एग्जाम है, और आपका एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लंबे रास्ते से नहीं, अगर आपको कोई शॉर्टकट पता होगा तो शॉर्टकट से दौड़ करके आप जाएंगे। ऐसे ही बॉडी में कई बार इमरजेंसीज होती हैं, उस इमरजेंसी के लिए कुछ शॉर्टकट रास्ते भी होते हैं, और वो शॉर्टकट रास्ते जिन एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, उन एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में उससे पहले बता दीजिए, नॉर्मल पाथवे सभी लोग समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर होता है, ये सेपरेट होता है। हाँ भाई, स्पाइनल कॉर्ड जो है बैकबोन के अंदर बिछा हुआ है, ब्रेन से सेपरेट नहीं, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली हुई है हर तरफ। ठीक है बच्चों, अब यहां तक बात क्या सभी को क्लियर हो गई बच्चों? नॉर्मल पाथवे के बारे में सब लोग समझ गए? सर, हमेशा ब्रेन का डिसीजन हमेशा सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। कभी अगर दो चीज में आपको बहुत जल्दी से डिसीजन लेना होता है, नॉट ऑलवेज वी हैव अ करेक्ट डिसीजन। सर, जो सेंसरी ऑर्गन्स को लेकर जाते हैं उन्हें कहते हैं, जाते हैं सेंसरी ऑर्गन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उन न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं।
और इफेक्टर ऑर्गन तक जो न्यूरॉन मैसेज लेकर के आता है उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो जो मैसेज सेंसरी ऑर्गन से ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो सेंसरी है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज लाएगा दैट इज मोटर न्यूरॉन। सर इसका इमोशन पर भी इफेक्ट पड़ता है, किसका? ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन। अब और आगे बढ़ने दीजिए और आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुन लीजिए। अब उसका पाथवे भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सुन लीजिए। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, दोज एक्शंस which are performed without voluntary thinking, बिना सोचे समझे परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। Those actions which are performed without thinking are called as reflex action. बच्चों कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ होता है वो एक्शंस या वो एक्शन जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन ये बात कहना सही नहीं है, इसलिए मैंने ये बात नहीं बोला है। मैंने जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बोला है वो ये बोला है कि दोज एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड विदाउट थिंकिंग आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। आप कहेंगे सर क्यों, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन में? देखिए नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शंस में नहीं होता है, बट कुछ स्पेशलाइज्ड रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसे सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, है ना, जिसे क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ते हैं, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उन्हें क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस कह देते हैं या सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस कह देते हैं। तो याद रखिएगा ये बात कहना सही नहीं है। तो सही बात क्या है वो यहां पर मैं तुरंत लिख देता हूं, दोज actions which are performed without thinking, बिना सोचे समझे जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक बात मैं यहां पर आपको समझा दूं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको याद आ जाएगा। जैसे सपोज करिए आपको भूख लगी है, आप घर में गए, घर पहुंचे, घर में आप तुरंत किचन में एंट्री किया। अच्छा किचन में कुछ बन रहा होगा, कुछ खाना पीना बन रहा होगा या कुछ रखा होगा, कोई बर्तन में, कोई यूटेंसिल में ढका हुआ था। आपको भूख इतनी लगी थी, आप चुपचाप गए थे, आपने उसका ढक्कन उठा लिया उंगली से, लेकिन वो इतना गर्म था, इतना ज्यादा गर्म था कि आपके हाथ से, आपके फिंगर्स से वो छूट गया। आप नहीं चाहते थे कि इतनी तेज आवाज हो और पूरे घर को पता चल जाए, लेकिन वो हो गया अपने आप। तो यही जो हो गया ना बच्चों, यही था रिफ्लेक्स एक्शन। आपको नहीं, आप नहीं चाहते थे कि घर मतलब वहां से मदर की आपकी आवाज आए कि कौन, फिर किचन में तुम घुस गए हो, नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। कैसे हो गया बच्चों? यही तो एक्शन था जो आपने बिना सोचे समझे परफॉर्म कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई गरम ग्लास आपने मिल्क वगैरह का उठा लिया, वो इतना गर्म था कि आपको टाइम नहीं मिल पाया कि आप ले जाकर के उसको उसके जगह पर रख दें, आपके हाथ से अचानक छूट गया, तो पूरा दूध गिर गया, ग्लास भी मान लीजिए टूट गया। आप नहीं चाहते थे ये सब करना, लेकिन हो गया अपने आप। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन स्टूडेंट्स। याद है ना बच्चों, याद रखेंगे ये बात। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक और एग्जांपल, ये भी बहुत कॉमन है। आप यूजुअली आपने देखा होगा घर वगैरह में या स्कूल वगैरह में बच्चे जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो पेपर का बॉल बना लेते हैं और अपने दोस्त की तरफ बहुत तेजी से फेंकते हैं। दोस्त को लग रहा है कि ये क्या चीज आ गई, वो तुरंत एकदम अपना हाथ वगैरह आगे कर लेता है, सर पीछे कर लेता है। उसने देख लिया था कि पेपर का ही बॉल है, लेकिन उसके बाद भी उसने हाथ भी आगे कर लिया, सर भी पीछे, उसको पता है इससे चोट नहीं लगनी है ना। उसके बाद भी वो इतना एक्शन क्यों कर लिया? अपने आप हो गया। या आप कहीं किसी दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, आपका दोस्त दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है डराने के लिए आपको, आप जैसे ही एंटर किया तुरंत आपको उसने डरा दिया, आप एकदम सहम से गए, डर गए, लेकिन फिर आप एकदम अपने सेंसेस को संभाल करके कहते हैं नहीं मैं डरा नहीं हूं और मैं भी तुम्हें बताऊंगा। आप डर गए थे उस टाइम। कैसे डर गए थे? रिफ्लेक्स एक्शन।
लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मैं डरा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर मैं अभी तुम्हें मैं भी बता रहा हूँ, है ना, कैसे डराया जाता है। तो वो कैसे हो गया बच्चों? आपको प्रोजेक्ट नहीं करना था कि आप डरपोक, मतलब डरपोक क्या, आप डरते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप प्रोजेक्ट हो गया वो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत कॉमन है, आंख का पलक का झपकना, है ना, आंख बंद होना, पलक बंद होना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई, BLINKING, ब्लिंकिंग ऑफ आई, है ना बच्चों, याद रखिएगा। सर कभी कभार हम उसे कंट्रोल भी तो कर लेते हैं, यस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस कैन आल्सो बी प्रैक्टिस्ड या कंट्रोल्ड। जैसे क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो एक फील्डर एकदम बैट्समैन के बिल्कुल सीधाई में खड़ा होता है, बोलते हैं वो पॉइंट, उस जगह को पॉइंट पर खड़ा है फील्डर, और वो बहुत जबरदस्त फील्डर्स होते हैं, वो डाइव मारे और हाथ में बॉल आ गया, तो कमेंटेटर बोलता है व्हाट अ रिफ्लेक्स, व्हाट अ रिफ्लेक्स। तो उस बंदे ने इतनी प्रैक्टिस की है कि उसको डाइव मारती है, हाथ में बॉल आना ही आना है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस कैन बी प्रैक्टिस्ड आल्सो एक्चुअली, है ना। तो मैं बता रहा था ब्लिंकिंग ऑफ आई भी रिफ्लेक्स एक्शन है। एक और वर्ड बच्चों इसी से मिलता जुलता है, विंकिंग ऑफ आई, है ना, विंकिंग ऑफ आई, आंख मारना जिसको बोलते हैं। तो वो आंख मारना इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, वो आपके कंट्रोल में है। वो अनटिल अनलेस कभी कभी कुछ बंदों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है आंख में कि अपने आप हो जाता है, खैर वो बेचारे पिटाई भी बहुत खाते हैं, बट व्हाट टू डू, वो नॉर्मली इट्स इन योर कंट्रोल, दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज ब्लिंकिंग ऑफ आई, है ना। विंकिंग ऑफ आई का मतलब है आंख मारना, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, वो अपने आप नहीं होता है, वो बंदा जानबूझ करके करता है, अनटिल अनलेस उसको कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, एक आंख बंद करने वाली कोई प्रॉब्लम हो। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए, है ना। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आई एक एग्जांपल हमने बता दिया, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई। एक और जो हमने बताया बच्चों वो विंकिंग है, जो आंख मारना जिसको बोलते हैं WINKING, विंकिंग, वो अलग चीज है। और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया बच्चों, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क, ये सब बच्चों रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अच्छा अब सुनिएगा वो शॉर्टकट, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब और आगे बढ़ने दीजिए, अब बाद में सवाल पूछिएगा। हाँ इनवॉलेंट्री हम बोल सकते हैं बच्चों, है ना, बट इनवॉलेंट्री में कुछ इंटरनल, मतलब वो मोटर ऑर्गन्स या हमारे हाथ पैर के लिए इनवॉलेंट्री एक्शंस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे हाथ पैर अपने आप, है ना, ब्रेन अंदर से ही मैसेज नहीं भेज रहा है ना, उसको नॉर्मली नहीं बोलते इनवॉलेंट्री। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये शॉर्टकट रास्ता कैसे कैसे वो काम जल्दी हो जाता है। तो उस शॉर्टकट रास्ते को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या है बच्चों? ये वो पाथवे है जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज ट्रेवल करता है। So what is a reflex arc? It is the pathway, it is the pathway of transmission of message of reflex action। रिफ्लेक्स एक्शन के मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला जो रास्ता है बच्चों, उस रास्ते को हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। वो शॉर्टकट रास्ता देख लीजिए बच्चों, एक सेंसरी ऑर्गन से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहां पहुंचा बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड में जाना था उसको ब्रेन तक, लेकिन नहीं गया। यहां पर ये स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता है, ये जो रेड कलर का एक न्यूरॉन दिखाया है, इस न्यूरॉन को हम लोग रीले न्यूरॉन कह देते हैं, रीले न्यूरॉन, या इसका एक और नाम है रिफ्लेक्स न्यूरॉन भी कह देते हैं। ये एक शॉर्टकट न्यूरॉन है जो डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट कर देता है। तो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज आया,
है ना, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में, इस स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का एक शॉर्टकट न्यूरॉन है जिसे रिले न्यूरॉन कह देते हैं या रिफ्लेक्स न्यूरॉन कह देते हैं या इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। उसके जरिए मैसेज कहां पर आ गया बच्चों? डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन तक आकर के इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच गया। इस रूट को, इस रास्ते को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। बच्चों ये बात समझ गए ना? याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं कह रहा हूं? रिफ्लेक्स आर्क का पूरा रूट हम लोग यहां लिख दे। 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये सवाल मिस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपसे। क्या हमने बताया? हमने बताया सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से जो न्यूरॉन आगे ले गया मैसेज, वो सेंसरी न्यूरॉन है। और सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज फिर कहां गया? रिफ्लेक्स या रिले न्यूरॉन तक। रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन है कहां बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन है। और रिले न्यूरॉन से फिर मैसेज कहां पर गया? मोटर न्यूरॉन तक। और मोटर न्यूरॉन से मैसेज फाइनली इफेक्टर ऑर्गन तक आ गया। इफेक्टर ऑर्गन मतलब वो इफेक्टर ऑर्गन कोई मसल भी हो सकता है। ये किस जगह? रिले न्यूरॉन किस जगह है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक साल ये सवाल भी पूछा गया है, रिफ्लेक्स आर्क में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन है या रिले न्यूरॉन है, वो किस जगह होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। या आपसे कह दिया जाए रिफ्लेक्स आर्क में सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट विच प्लेस? इन द स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे ना बच्चों? ये बात याद रखिएगा। सर ब्लिंकिंग ऑफ आई क्यों होती है? बच्चों इसका सैफ बेटा इसका बहुत लंबा पूरा डिस्कशन है। मैं समराइज करके उसको एक लाइन में आपको बता देता हूं। हमारे आंख के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, और लाइट के एब्सेंस में उनका रीसिंथेसिस होता है। तो पलक का झपकना इसलिए जरूरी है कि वो छोटा सा मूवमेंट मिलता है उस पिगमेंट को वापस से बनने के लिए। रॉड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो टूटता है लाइट के प्रेजेंस में और लाइट के एब्सेंस में बनता है। तो पलक झपकना वो मूवमेंट होता है जब वो डार्कनेस का मौका होता है, जब वो पिगमेंट वापस से रीसिंथेसाइज होता है। बात समझ गया? अब उससे ज्यादा डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे, बस मैंने आपको समराइज एक समरी छोटी सी आपको बता दी। बच्चों ये बताइए, ये बात सभी को क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, है ना? सर प्लीज रिपीट रिले। रिले न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है। ये शॉर्टकट न्यूरॉन आप सोच सकते हैं किस जगह पर है? ये स्पाइनल कॉर्ड में। यही बात हमने बताया है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज कौन ले जाता है? बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सो देयर आर मेनी न्यूरॉन्स इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा न्यूरॉन से बना ही हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब बताइए बच्चों, अगर यहां तक के डिस्कशन में कोई किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए, है ना? ये हमने पूरा पाथवे समझा दिया, है ना? जो मैसेज के ट्रांसमिशन का पाथवे वो हमने समझा दिया। अब हम लोगों को अपने पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना है बच्चों। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर समझना है, तो क्विकली बहुत जल्दी से मैं इस पार्ट को अब क्लियर कर रहा हूं बच्चों। इस पार्ट में मैं आपको अपने पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं बच्चों। नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना? मैं आपको बच्चों अब पूरे नर्वस सिस्टम का, अपने ह्यूमन बीइंग्स के नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अपना जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट देते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक जिसे हम लोग कह देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनएस लिख देता हूं शॉर्ट में, नर्वस सिस्टम को एनएस।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, है ना, अब ध्यान दीजिए यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एनएस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, क्या क्या? एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंसीडर्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों को क्यों बोला जाता है, क्यों कोई और पार्ट क्यों नहीं, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्यों रखा गया? क्योंकि यहां पर मैसेजेस की प्रोसेसिंग होती है बच्चों, सोचा समझा जाता है मैसेजेस के बारे में, तो इसीलिए उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है, क्योंकि वहां पर मैसेजेस की प्रोसेसिंग होती है, उनको सोचा समझा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है इसको। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें सारे नर्व्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स जो बाकी पूरे बॉडी में बिछे हुए हैं। और ये नर्व्स, ये न्यूरॉन्स दो तरीके के हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने बता दिया है। कौन से? दो मेन तरीके के, एक सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, है ना बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे कौन से? मोटर, एन लिख दिया मतलब मोटर न्यूरॉन्स, है ना? ठीक है बच्चों, बस लास्ट इसको समराइज करें, खत्म करें। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है ना, जो ऑटोमेटिक काम करता है। और दूसरा है वॉलेंट्री, जो हमारे कब्जे में होता है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। मतलब ये वो नर्व्स हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं बच्चों। जैसे मुझे चल के जाना है, तो चल के जाना है, ये ब्रेन ने पैरों के मसल्स को मैसेज भेजा, लेकिन ये जो फीलिंग थी चल के जाने वाली, ये फीलिंग, ये चाहत हमें महसूस हुई और हमने ब्रेन से पैरों को मैसेज पहुंचवाया। तो जिस न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज पहुंचा ना बच्चों, वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। और जैसे मान लीजिए हार्ट बीट का रेट बढ़ गया किसी सांप को देख करके, ये हमने नहीं बढ़वाया, ये ब्रेन ने ऑटोमेटिकली स्नेक को देख करके हार्ट बीट का रेट बढ़वाया एक न्यूरॉन के जरिए। वो जो न्यूरॉन ब्रेन से हार्ट तक कनेक्टेड था ना बच्चों, वो न्यूरॉन इस कैटेगरी में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बताइए बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट कैरीज इनवॉलेंटरी सिग्नल्स, इट कैरीज इनवॉलेंटरी सिग्नल्स। ये इनवॉलेंटरी सिग्नल्स या इंपल्स जो है कैरी करता है। और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, इट कैरीज, इनवॉलेंटरी मतलब जो हमारे कब्जे में नहीं है, और ये वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम इट कैरीज अ वॉलेंटरी इंपल्स, वॉलेंटरी इंपल्स। इंपल्स कह दूं या सिग्नल कह दूं, एक ही बात है, याद रखिएगा बच्चों, ये इनवॉलेंटरी सिग्नल्स को कैरी करता है और ये वॉलेंटरी इंपल्स को या सिग्नल्स को कैरी करता है। एक लास्ट बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ न्यूरॉन ऐसे भी हैं जो ब्रेन से डायरेक्ट निकलते हैं बच्चों, और उनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से डायरेक्ट निकलते हैं। और ये होते हैं ह्यूमंस में 12 जोड़े, 12 पेयर्स। और कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली निकलते हैं, उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। और ये 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़े होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से डायरेक्ट निकल रहे हैं। ब्रेन से जैसे कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आंख तक मैसेज लेकर के आ रहे हैं, अलग से है, ब्रेन से निकल रहे हैं, तो इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। कितने हैं क्रेनियल नर्व्स बच्चों? 12 जोड़े। और कितने हैं स्पाइनल नर्व्स? 31 जोड़े। लेकिन इन दोनों नर्व्स को भी हम लोग कहेंगे किसका पार्ट? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि है तो ये नर्व्स ही ना, भले से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्यों नहीं निकल रहे हैं तो नर्व्स, और अगर नर्व्स है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही ये आएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स है जो मैसेज को बस कैरी करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं। तो ये नर्व्स जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स है, ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं मैसेज को, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बस कैरी कर रहे हैं।
अब बताइए बच्चों, इस पूरे डिस्कशन में किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। आज के सेशन को अब यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो अब सवाल पूछ लीजिए बच्चों। अब हम लोग सेशन को एंड करने जा रहे हैं। जल्दी से बच्चों, now we are ending the session. If anyone wants to ask any question, any doubt, जल्दी से बच्चों। ठीक है बच्चों, मुसर्रफ जहां, नो डाउट, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्स आर्क बता दिया बेटा। रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता है, वो पूरा रास्ता जिसके जरिए रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज ट्रेवल करता है। वो रास्ता पूरा क्या है? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन, ये पूरा रूट है। सर व्हाई हार्ट बीट गेट्स फास्टर ड्यूरिंग डेंजर? ताकि बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाए, बॉडी को जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन है। सर रिले न्यूरॉन ब्रेन में नहीं पाया जाता है बट वो क्रेनियल रिफ्लेक्स, वो अलग रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। क्रेनियल कैसे काम करता है अब वो आपके सिलेबस में नहीं होता, वो 11वीं में ही पढ़िएगा, 11th में ही वहां पढ़ाएंगे। नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत बढ़िया बेटा जुबैर। ओके सुमैया, ओके नीलम गुप्ता, ओके शाहीना सदफ, ठीक है भाई। रौनक अफरोज, अल्लाह हाफिज, ओके नोमान। सुमामा फैसल, सर अलग से क्रेनियल नर्व्स की ज़रूरत क्या है? कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो बहुत डायरेक्ट होते हैं, मतलब उनको उतना लंबा रूट तय करके जाने का क्या रीज़न, तो उनको डायरेक्ट वो पहुंचाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के जरिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर। ओके अक्सा, ओके जैद शाहिद, अल्लाह हाफिज। सुमैया ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। सर क्रेनियल नर्व्स नील कैसे काम करता? क्या पूछ रहे बेटा? सर क्रेनियल नील कैसे? सही से पूछो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सही से सवाल लिखा हुआ, इतना चैट होता है क्लास में। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज बेटा वफा करीम, अल्लाह हाफिज एवरीवन। डिस्टर्ब होता है, कोई नहीं बेटा, ठीक है। अब हम लोग एंड करते हैं सेशन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर फिर से मुलाकात होगी। आगे नेक्स्ट टर्न पर ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज।